जय हिंद। क्लास को स्टार्ट करें। सब ठीक ठाक है? विजयादशमी मिला लिया है? ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करें। 3 क्वेश्चन। फर्स्ट, माय grandfather my grandfather was my grandfather was appreciated by his friends for his honestness. ए बी सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ऑनेस्टनेस। सेकंड क्वेश्चन, a milk provide a milk can provide a nutritionally balanced diet for all. ए बी सी और कोई गलती नहीं तो नो एरर। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड। सबको राम राम, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद सबको। आज मैंने जय हिंद और राम राम नहीं किया था। सबको जय हिंद, सबको गुड इवनिंग, सबको राम राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन whom you met yesterday is one of my best friend. B C No. अब बनाइए 3 क्वेश्चंस। सारे लेटर क्लियर दिख रहे हैं? साफ साफ दिख रहे हैं सारे लेटर? सारे लेटर क्लियर है, साफ साफ है? टू का ए, 1 का ए,
1 का C, 2 का A। ओके, आज सैटरडे है इसलिए कम है देखने वाले, क्लास करने वाले। 2 का A, 1 का C, 2 का A, 3 का C, 1 का A, 1 का C, 2 का A, सबका अलग अलग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही है। 1 का C, 2 का A। 1 का C, 1 का A किसी ने कहा है। कल ही ये बात मैंने बताई थी, इसलिए मैंने आज ये क्वेश्चन पूछा है। मैंने बताया था क्वेश्चन ऐसा आएगा क्या, माई ग्रैंड फादर वॉज एप्रिसिएटेड। माई ग्रैंड फादर वॉज एप्रिसिएटेड। तो माई ग्रैंड फादर वॉज एप्रिसिएटेड का मतलब क्या है कि मेरे ग्रैंड फादर की तारीफ होती थी। एप्रिसिएट का मतलब तारीफ करना, मेरे ग्रैंड फादर की तारीफ होती थी, वॉज एप्रिसिएटेड बाय हिज फ्रेंड्स। किसके द्वारा? तो उनके दोस्तों के द्वारा। मेरे ग्रैंड फादर की तारीफ होती थी किसके द्वारा? तो बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा। फॉर हिज ऑनेस्टनेस। तो ऑनेस्टनेस, ईमानदारी का इंग्लिश ऑनेस्टनेस नहीं होता, ऑनेस्टी होता है। मैंने कहा था नहीं ये गलती करा, कल मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये करेगा, ऑनेस्ट का जो एडजेक्टिव है वो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टनेस नहीं होता है। मैंने कहा था वर्ड को मिसयूज करेगा। तो ऑनेस्ट का जो एडजेक्टिव है वो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टनेस नहीं है। क्या लिखते हैं? ऑनेस्टी। तो माय ग्रैंडफादर वाज अप्रिशिएटेड बाय हिज फ्रेंड्स फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए। ठीक है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की गलती पूछता है, इसलिए हमको ज्यादा समझना प्रॉब्लम हो जाती है। ए मिल्क कैन प्रोवाइड, ये तो ऐसे ही समझ सकते हैं, ए मिल्क होना नहीं चाहिए। ए मिल्क होने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या होगा यहाँ पे? ए हट जाएगा तो क्या होगा? मिल्क। सिर्फ यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिल्क। मिल्क कैन प्रोवाइड अ न्यूट्रिशनली बायलैंस्ड डाइट फॉर ऑल, किस सब के लिए? मिल्क पहले होता है लोग दूध पी के ही रह जाते हैं, अभी भी कई लोग जो है दूध पी के ही रह जाते हैं। तो अगर आप सुबह से शाम तक तो दूध या दूध का प्रोडक्ट खाए तो आपको कुछ और चीज खाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो सकता है। द पर्सन whom you met yesterday, जिस इंसान से तुम कल मिले, is one of my best friend। जैसे वन ऑफ लिखा तो क्या होगा? ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछ चुका है कि पूछिए मत। मैंने बता रखा है कि ये क्वेश्चन जो है ये फ्रेंड्स करने वाला वन ऑफ के बाद। और आपको कितनी बार मैंने पूछ लिया आपसे, सोचो कितनी बार क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इससे आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है। तो ऑलमोस्ट एक आध को छोड़कर लगभग सबका क्वेश्चन जो था, आंसर जो था वो लगभग ठीक ही था, अच्छा था। तो ज्यादा कोई समस्या ठीक है। अब आते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के फैक्ट पर, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग पढ़ रहे थे उस पर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब तक मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिर्फ और सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा नाउन जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, सिर्फ वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और महसूस करने के लिए हमारे पास दिमाग होना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के अंदर होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट के क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को देखते हैं। इसका मतलब एडजेक्टिव से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, वर्ब से हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और हम किसी दूसरे नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, और बना के मैंने दिखाया भी। अब है इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग अब तक देखते आ रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से एरर कैसे आएगा, इसका यूज कैसे करना है। कुछ एरर तो हमने देखा ही कैसे आ सकता है, अब है कि और तरह से कैसे एरर सकता है, इसका यूज कैसे होता है, सेंटेंस में कैसे यूज करेगा। तो इसके जो रूल्स है, इसके जो रूल्स है वो 5 है, 5 गोल्डन रूल्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से भी बच के रहने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सारे क्वेश्चन को ठीक से करने के लिए आपको 5 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। 5। और नाउन कोई भी क्यों ना हो, आपको मैंने ये बताया है कि नाउन चाहे कोई भी क्यों ना हो, नाउन चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई सा भी नाउन क्यों ना हो, नाउन की गलती का मतलब क्या होता है? या तो आर्टिकल में मिस्टेक है,
या तो नाउन को सिंगुलर या प्लूरल करने में मिस्टेक किया होगा, या नाउन के साथ वर्ब में दिक्कत ही होगी। यही 3 बातें होती है, ठीक है। और भी 2 बातें होती है, एडजेक्टिव में दिक्कत होता है, प्रोनाउन तो उसके लिए फिर चैप्टर है। लेकिन अगर कहीं नाउन का एरर है तो नाउन का मतलब क्या, नाउन के साथ आर्टिकल आना चाहिए, आर्टिकल छूट गया होगा। नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, प्लूरल वर्ब कर दिया होगा। हो सकता है जिस नाउन को प्लूरल बनाना चाहिए उसको सिंगुलर रख दिया होगा, जिस नाउन को सिंगुलर होना चाहिए उसको प्लूरल कर देगा। यही कर सकता है नाउन, चाहे नाउन कोई सा भी होता, यही है। इसी 3 बात में से एक होती है। तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट कि पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का आर्टिकल से क्या रिलेशन है। क्या होगा कि आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विद are not used with an abstract noun in a general sense। इन अ जनरल सेंस का है, या इन अ जनरल सेंस के बदले हम लोग नॉर्मली लिखते हैं जनरली। जनरली का मतलब क्या हुआ, सामान्य तौर पे। जनरली का मतलब क्या है, सामान्य तौर पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, सारी बातें क्लियर है ना, समझ में आ रही है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो तुरंत बता देना है, और प्रॉब्लम ऐसे होगी नहीं, होनी नहीं चाहिए। लिख लिया। तो रूल क्या हुआ, आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन अ जनरल सेंस। कि जनरल सेंस में सामान्य तौर पर, सामान्य अगर मतलब आम तौर पर बात कर रहे हैं, सामान्य तौर पर बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं आता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ किसी भी तरह का आर्टिकल नहीं आता, अगर सामान्य तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, जैसे हम कहते हैं, हमने कहा कि दया एक गुण है, दया एक मानवीय गुण है। हमने कहा दया एक मानवीय गुण है, और हमने लिख दिया एक काइंडनेस, एक काइंडनेस इज अ ह्यूमन वर्च्यू, अ काइंडनेस इज अ ह्यूमन वर्च्यू। अब हमको दे दिया ए पार्ट में, बी पार्ट में, और ये सी पार्ट में, ए बी और सी कर दिया, और किया नो एरर कि काइंडनेस इज अ कॉमन वर्च्यू। हाँ, पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन हो सकता है, क्या नहीं, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो है वो खुद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पॉलिटिक्स से हम लोग पॉलिटिशियन बनाते हैं। तो पॉलिटिक्स से अगर आपने पॉलिटिशियन बनाया भी तो पॉलिटिशियन कॉमन नाउन है, पॉलिटिशियन ही बना रहे, कुछ और बना रहे। पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन, तो बिल्कुल पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन बन सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है, पॉलिटिशियन कॉमन नाउन है। जैसे आपने लिखा अमित शाह इज अ पॉलिटिशियन, यू आर अ पॉलिटिशियन, ही इज अ पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिक्स से पॉलिटिशियन बनेगा, लेकिन पॉलिटिशियन कॉमन नाउन है, ठीक है, पॉलिटिशियन कॉमन नाउन है। तो एक काइंडनेस इज अ ह्यूमन वर्च्यू, काइंडनेस जो है वो एक मानवीय गुण है। तो जैसे ही ये सेंटेंस पूछेगा तो इसमें गलती कहां हो गई, काइंडनेस के पहले ए लगाने की जरूरत नहीं थी, काइंडनेस के पहले ए लगाने की जरूरत नहीं थी। काइंडनेस इज अ ह्यूमन वर्च्यू, काइंडनेस इज अ ह्यूमन वर्च्यू। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। या आपने कभी ऐसा लिखा, ये सेंटेंस, ये जो सेंटेंस में लिखा, ये सब प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा ऐसे ही दे दिया, सब क्वेश्चन है। या इसी को एक क्वेश्चन और पूछा था, वो शेक्सपियर का सेंटेंस था द ब्यूटी अट्रैक्ट्स
The beauty attracts more than gold. The beauty attracts more than gold. ये विलियम शेक्सपियर ने अपने किसी प्ले में लिखा था, ठीक है, और उसी को एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन में। अब इसमें क्या गलती है ये बताना है, इसमें क्या गलती है ये बताना है। द ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड। हिंदी में आपने कहावत खूब सुना होगा कि सुंदरता जो है वो सोने, अब सोना का मतलब यहाँ सोने के आभूषण नहीं है, यहाँ सुंदरता कहने का मतलब है किस, ये गोल्ड कहने का मतलब धन, कि सुंदरता जो है वह धन से ज्यादा आकर्षित करती है। सुंदरता जो है वह धन से ज्यादा आकर्षित करती है। सुंदरता, ब्यूटी, ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड, ये सेंटेंस था। तो उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने ऐसा सेंटेंस नहीं लिखा था, उसने जो भी सेंटेंस विलियम शेक्सपियर का ही है उसमें बस एक आध वर्ड बदल दिया गया। तो क्या गलती है इसमें? ए, सबका जवाब आ रहा है ए, वेरी गुड, ए में गलती है कि ए में ये जो रख रखा है ब्यूटी किस पहले द, ये उन्होंने नहीं लिखा था, उन्होंने सिर्फ लिखा था ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड। शेक्सपियर साहब ने क्या लिखा था? ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड। तो जैसे ब्यूटी द हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड, ब्यूटी, BEAUTY, ब्यूटी, सुंदरता। ब्यूटी क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सुंदरता। तो सामान्यतः बात क्या बनी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है, कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। पहली बात, सामान्य तौर पर अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल करते हैं, सामान्य तौर पर जनरल की सुंदरता सबको आकर्षित करता है, दया एक अच्छा गुण है, मोहब्बत, हमने सुना होगा, आप लोग कहते हैं क्या, ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, लव इज ब्लाइंड। तब ऐसा तो नहीं लिखेंगे ए लव इज ब्लाइंड, द लव इज ब्लाइंड। तो लव के पहले हम ए या द कुछ नहीं लगाते, क्यों नहीं लगा? क्योंकि लव क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रेम मोहब्बत, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसलिए सिंपली हम लोग कहते हैं लव इज ब्लाइंड। कोई नहीं कहता कि ए लव इज ब्लाइंड या द लव इज ब्लाइंड। तो अब समझ में आ रहा है लव इज ब्लाइंड ही क्यों कहते हैं। लव यहाँ पे नाउन है, और नाउन में कौन सा नाउन है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। लव वर्ब भी हो सकता है, लव जो है नाउन भी है वर्ब भी है। तो लव जो ऐसा नाउन है जो कि सेम फॉर्म में वर्ब भी हो सकता है। लव कहते हैं आई लव यू कहते हैं, इसका मतलब क्या, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यानी लव क्या हो गया? वर्ब हो गया। यू आर माई लव, लव इज ब्लाइंड, तो वहां पे लव क्या हो गया? नाउन हो गया। अब कहा लव का नाउन बनाओ, ठीक है, लव का नाउन बनाओ, और आपको एग्जाम में क्या करेगा? दे देगा लवली, दे देगा लव, दे देगा लविंग, दे देगा लविंगली, दे देगा। तो लोग कहते हैं अच्छा लव का नाउन बनाओ, लव तो पहले ही दे दिया तो लव को काट देगा। लव का नाउन लव ही है, लव वर्ब भी है, और लव का नाउन लव ही है। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? अब सेकंड रूल पे आते हैं। ये क्लियर हो गया ना कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है, कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत, कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ना ए आता, ना एन आता, ना द आता, कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। कोई भी आर्टिकल लगाने की हमें जरूरत नहीं है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट रूल, सेकंड रूल क्या है? गोल्डन रूल। सेकंड गोल्डन रूल क्या है? कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन is not made plural in general। इन जनरल कह रहे हैं, इसका मतलब वही जनरली, जनरली, ठीक है। और इसी में हम दूसरा रूल भी, थर्ड भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर लेंगे, तो कोई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक्स अ singular verb
in general or generally। कोई कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से ये यही तीन चीज देखनी थी। अभी मैंने क्या कहा था कि कोई भी नाउन क्यों ना हो, कोई भी नाउन, उसको पहले बेसिकली इसी तीन के हिसाब से देखते हैं। उसके साथ आर्टिकल कैसा आएगा, उसका अपना सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म होगा कि नहीं, और उसके साथ वर्ब कैसा होगा। नाउन का मतलब कहीं भी नाउन का इस्तेमाल हुआ तो इस तीन बात पर ही आपको ध्यान देना है। कहीं भी अगर नाउन का इस्तेमाल होना तो सबसे पहले इस तीन बात पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले इस तीन बात पे आपको फोकस करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोकस करना है। सबसे ज्यादा और सबसे पहले फोकस करना, फिर किसी और बात की बात करके, फिर किसी और बात की बात करके, फिर किसी और बात की बात करके, सबसे पहले इसको इस पे फोकस करना है, सबसे पहले और सबसे ज्यादा। क्लियर? तो क्या लिखा कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नॉट मेड प्लूरल, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते इन जनरल, सामान्य तौर पर। कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर है तो हम उसको सामान्यतः प्लूरल नहीं बनाते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते। दूसरा क्या, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब इन जनरल, कि सामान्य तौर पर कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सिंगुलर वर्ब लेता है जनरली, सामान्य तौर पर। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या करता है, वो सिंगुलर वर्ब लेता है। ये तीन बातें हैं। अब इस दोनों को एग्जाम्पल समझते हैं। कोई एकदम कोई भी जो रूल होता है, कोई भी जो रूल है उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ध्यान क्या होता है कि हम इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि एरर जो है वो देखते ऐसे बन जाए। दिमाग लगाना पड़ेगा सेंटेंस में, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। टेस्ट इसलिए होता है भाई, सोच समझ के बताओ, सोच समझ के बताओ। अब जैसे किसी ने सेंटेंस लिखा, किसी ने सेंटेंस लिखा, दोनों रूल लिख लिया था ना। सेंटेंस लिखा किसी ने, आपने लिखा या आपने ऐसे बना दिया कि माय grandfather had a lot of sympathies, a lot of sympathies for the poor, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। ए, बी और सी, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम क्या करें फिर? अगर ऐसा है तो क्या किया जाए, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? क्या ये सही है या गलत है? ये सही है या गलत है? ए, बी, ए। इसमें अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा इसमें क्या कह रहे हैं? इसका जवाब नहीं आया, एक का है, सिर्फ ममता का जवाब आया बी। क्या जवाब दे रहे हैं? नीतीश का जवाब आया बी, ममता का जवाब आया बी, और उमर का भी जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया उमर का जवाब? उमर उमर भी जवाब देंगे। उमर को भी जवाब देना है। तो माय ग्रैंडफादर, आप कहना चाहते कि मेरे दादाजी को, मेरे दादाजी को हैड अ लॉट ऑफ सिंपैथीज फॉर द पुअर, कि गरीबों के लिए या गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति था। मेरे दादाजी को गरीबों के प्रति या गरीबों के लिए बहुत ज्यादा सहानुभूति था, बहुत ज्यादा सहानुभूति था। तो सिंपैथीज
तो सिंपैथीज नहीं लिख सकते। सिंपैथी क्या है? सिंपैथी अनकाउंटेबल नाउन है। सिंपैथी अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंपैथी को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं करते, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उसको प्लूरल करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये जो सिंपैथीज लिख रहे हैं, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? सिंपैथी हो जाएगा। सिंपैथी की जगह क्या हो जाएगा? सिंपैथी। इतनी बात होना, सिंपैथी हो गया। तो इसको प्लूरल नहीं बनाते, या हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। अगर कोई ऐसा सेंटेंस लगा दे, कैसे लगा देगा? ए लॉट ऑफ hatreds have a lot of hatreds have spread all around in the name of religions. In the name of religions, कि धर्म के नाम पे आजकल बहुत ज्यादा क्या है? हेट्रेड। हेट्रेड का मतलब क्या था? नफरत। हेट्रेड का मतलब होता है नफरत, घृणा। इसका हिंदी लिखित क्या कहते हैं? नफरत या घृणा। तो हम कहते हैं बहुत सारा नफरत, बहुत ज्यादा घृणा। घृणा ना है ये, घृणा। घृणा कि बहुत सारा नफरत, बहुत ज्यादा घृणा जो है आजकल फैल गया धर्म के नाम पे। हालांकि हर धर्म में देखिएगा लोग ये कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर काटना। हर धर्म में यही कहते हैं लोग, यही कहते हुए पाए जाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो फिर कौन सिखा रहा है बैर करना आपस में? और सबसे ज्यादा जो दंगे फसाद लड़ाई झगड़े हुए हैं आज तक, इतिहास गवाह है, धर्म के नाम पे ही हो रहा है। और एक तरफ कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता, तो फिर कौन सिखा रहा है भाई आपको? और फिर क्यों लड़ रहे हैं? जो सिखा रहा है उसको ढूंढिए। कम से कम अपने धर्म का नाम मत आगे कीजिए, कोई भी अपने धर्म का मत लीजिए नाम आगे। आप जो धर्म के नाम पे लड़ना सिखाता उसके नाम पे लड़िए। तो मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो कौन सिखा रहा है आपको बैर करना? इसलिए एक शायर हुए थे, उन्होंने इसका उल्टा लिखा था, और बहुत प्रसिद्ध शायर थे, बहुत बड़े शायर थे, शायद उर्दू के ही शायर थे। उन्होंने लिखा था मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना। मजहब एक तो था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, उन्होंने इसका उल्टा लिखा था, शायरी लिखा था उस पर, बहुत अच्छा था उनका। मजहब ही सिखाता आपस में बैर करना। फैक्ट भी है, सच भी है। या तुम अपने धर्म को ठीक से नहीं समझ रहे हो, या तुम अपने धर्म को ठीक से नहीं समझ रहे हैं, नहीं तो क्या कहा जाए। सबसे ज्यादा खून खराबा, सबसे ज्यादा नुकसान पूरी मानवता को अगर किसी चीज ने पहुंचाई है, किसी चीज के नाम पे, चीज ने नहीं, किसी चीज के नाम पे पहुंचाया गया है, तो वो मजहब है। इसी के नाम पर बहुत सारे जो है कुकर्म किए गए। मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कुकर्म किए गए। A lot of hatreds have spread all around in the name of religions, कि धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा नफरत जो है चारों, ऑल अराउंड का मतलब क्या? चारों तरफ फैल गया है धर्म के नाम पर। हाँ, ए में दो गलत, बिल्कुल सही, ए में दो मिस्टेक, एक नहीं इसमें दो मिस्टेक। जानबूझ के ऐसा जानबूझ के देता है, इसलिए सपोज करो कि यहाँ पर हेट्रेड दे देता, यहाँ पर हैज दे देता, तो फिर लोगों को लगता है कि अरे ये तो हेट्रेड है और यहाँ पर हैज है, तो गलती पकड़ लेता। या यहाँ पर हेट्रेड होता और यहाँ पर हैव कर देता, तो भी लोग समझ जाते हैं अरे हेट्रेड है, सिंगुलर लिख रखा है, हैव क्यों किया है। तो लोग को गलती समझ में आ जाती है। इसलिए जानबूझ कर क्या करता है, ऐसे पूछता है कि इस नाउन को भी प्लूरल कर दिया, वर्ब को भी प्लूरल कर दिया, तो लोगों ने, स्टूडेंट को लगेगा अरे ठीक तो है, नाउन भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, तो क्या खराबी है। लेकिन इसमें खराबी क्या है कि ऐसे नाउन को प्लूरल बना दिया गया जो कभी प्लूरल होता ही नहीं है। ऐसे नाउन को, हेट्रेड क्या है? ये एक फीलिंग है, एक भाव है, इंसान का एक भाव है। तो इसको हम प्लूरल करते ही नहीं, इसकी जगह क्या होगा? हेट्रेड। और हैव की जगह क्या होगा? हैस। ठीक, दो गलती थी इसमें, एक नहीं दो गलती थी। एक तो हेट्रेड की जगह हेट्रेड होना चाहिए और हैव की जगह हैज होना चाहिए। तो ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखना। मतलब दो तरह की गलती पूछी जा सकती है अगर हम समझे तो। एक तो क्या होगा कि वर्ड मैंने बताया जहां लॉन्ग होना चाहिए वहां लेंथ लिख देगा, जहां लेंथ होगा वहां लॉन्ग लिख देगा। इस तरह की गलती जैसे हमने दिखाया भी आज आपको कि जहां ऑनेस्टी होना चाहिए ऑनेस्टनेस लिख दिया। इस तरह की गलती अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे तो इसको प्रैक्टिस करेंगे। ये थ्री थिंग्स बेसिकली आपने समझ लिया कि कोई भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको नॉर्मली आर्टिकल नहीं चाहिए,
किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं बनाना और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ प्लूरल वर्ब को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल वर्ब नहीं चाहिए। अगर हम कल को ऐसा लिख दें कि हार्डनेस आर नॉट वेलकम्ड, कि सख्ती का स्वागत नहीं है या सख्ती की स्वागत नहीं की जाती, हार्डनेस आर नॉट वेलकम्ड। अब कोई ये कहेगा कि हार्डनेस में तो एक नहीं दो दो एस है, तो इसे तो प्लूरल होगा ही होगा, क्योंकि एक नाउन में अगर एक एस रहता तो प्लूरल हो जाता है। इसे हम कहते हैं बॉयज। तो बॉयज में तो एक ही एस है, एक एस होने के बाद अगर बॉयज प्लूरल हो गया, गर्ल्स में एक एस लिखते हैं, सिर्फ एक एस है तो ये प्लूरल हो गया। तो इसमें तो दो दो एस है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नाउन में अगर एस लगा हो तो प्लूरल हो जाता है, नाउन में एस लगा है तो प्लूरल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि नाउन में एस है तो प्लूरल ही होगा। नाउन में एस लगे रहने के बावजूद भी हमें ये देखना पड़ता है कि वो नाउन कौन सा है। अगर प्रॉपर नाउन है उसमें एस लगा तो क्यों प्लूरल होगा। हम कह रहे हैं रामदास, क्यों प्लूरल होगा। हम कह रहे हैं तुलसीदास, क्यों प्लूरल होगा। हम कहते हैं अब्बास, क्यों होगा प्लूरल। हम कहते हैं जेम्स, क्यों होगा प्लूरल। हम फिलिप्स कह रहे हैं, क्यों होगा प्लूरल। तो अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसमें अगर एस लगा भी है तो प्रॉपर नाउन है तो प्लूरल नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो प्लूरल नहीं होगा। हमें देखना पड़ेगा इस नाउन में जो एस लगा है, हार्डनेस में जो एस से खत्म हो रहा है, ये कौन सा नाउन है। क्या ये काउंटेबल नाउन है? नहीं, हार्डनेस काउंटेबल नाउन है। ये तो सिर्फ एहसास करने की बात है। हार्डनेस तो काउंटेबल नाउन है ही नहीं। हार्डनेस को तो गिन ही नहीं सकते। इसको तो हम एहसास कर सकते हैं, इसको हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं। तो हार्डनेस जिसको हम एहसास करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एस लगा हो या ना लगा हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो आर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? इज। आर की जगह क्या करना पड़ेगा? इज। अब इससे एस लेने से, कोई एस से लगे रहने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ, हैट्रेड हैज, वेरी गुड, बहुत सही। अब ये था बेसिक। अब ये था बेसिक। अब जरा एक सेंटेंस देखिए। सेंटेंस में पहले लिख रहा हूं, बताइए इसमें क्या गलती है। ये क्वेश्चन आया होगा। अगर हमने लिखा डेथ ऑफ हिज only son has shocked him, ए, बी और सी। हैंडराइटिंग वगैरह में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, हैंडराइटिंग अच्छे से दिख जाती है ना मेरी। कभी कभी मेरी हैंड, जब भी मैं जल्दबाजी में रहता हूँ, कभी कभी हो जाता है। हैंडराइटिंग वगैरह ठीक है ना, अच्छे से देख लेते हो ना सब। कहीं हैंडराइटिंग में या किसी चीज में प्रॉब्लम होगा, किसी भी चीज में, तो तुरंत बता दोगे, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी होती है तो तुरंत सुधारा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग पर ध्यान देने में क्या होता है, थोड़ा लिखना धीरे धीरे पड़ता है, नहीं तो फटाफट फटाफट लोग लिखे। अगर हैंडराइटिंग पर ध्यान है तो फटाफट फटाफट लिख के लोग भाग जाए। ए, ए, ओके। तो अब देखिए, आपने अभी ये रूल मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ए में गलती है। समझ में आ गया सब? क्यों? क्योंकि इतने रूल्स जो मैंने पढ़ा है उससे आपको अब ये समझ में आ गया कि इसमें क्या गलती होगी। क्योंकि ये चीज तो मैंने भले अभी ये सेंटेंस लिखा है, लेकिन ये रूल तो मैंने कई बार पढ़ा है आपको, कई बार। क्या है रूल? कि डेथ ऑफ हिज ओनली सन हैज शॉक्ड हिम। इसका मतलब क्या है? कि यहां जो मौत की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, वो पर्टिकुलर डेथ जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हमने कहा मौत ने किसी को नहीं बख्शा, मौत तो एक दिन सबको आती है, मौत तो आना तय है, मौत से कौन बचा है। तो ऐसे जब बात कर रहे हैं तो मौत क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इन जनरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। इन जनरल सेंस में कि मौत है तो मौत सबके लिए हो रहा है, कि मौत तो आनी है, मौत तो सबको लेकर जाती है, मौत जो है किसे नहीं आती, मौत ध्रुव सत्य है, मौत अटल है। तो ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात। लेकिन यहां जो डेथ वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वो सिर्फ उसके बेटे के लिए इस्तेमाल हुआ है, सिर्फ उसके बेटे के लिए, कि उसके बेटे की मौत। दुनिया में मौत तो बहुत हो रही है, लेकिन उससे वो शॉक नहीं है, उससे वो सदमे में नहीं है। उसका इकलौता बेटा जो मरा, ओनली सन कह रहे हैं मतलब इकलौता। ये डेथ ऑफ हिज ओनली सन जो है इसका मतलब क्या? इकलौता। कि उसका जो इकलौता बेटा मरा, जैसे अब अजरुद्दीन था, एक ही बेटा था और सबसे महंगी गाड़ी भी दिया वो, 2 करोड़ 3 करोड़ का बाइक था, बर्थडे का प्रेजेंट था। और सोचो उस बाइक को चला रहा था
और उस बाइक से उसकी मौत हो जाए, कैसे कितना खराब लगता है। ये तो ऐसा कई केस है, तो अजरुद्दीन का केस था। ऐसा एक बहुत बड़ा सिंगर था जगजीत सिंह, सब जानते हैं जगजीत सिंह का नाम, इतने बड़े सिंगर थे, उसको भी एक ही बेटा था, एक ही बेटा था, और वो भी जब 17-18 साल का हुआ, 18 साल के आसपास का था, तो कैसे कैसे किस्मत कैसी होती है उसको समझना होता है कि जगजीत सिंह का ही कोई गाने का रिकॉर्डिंग था, मतलब आपके किसी गाने का रिकॉर्डिंग था, तो उसने उसने इच्छा जताई कि जैसे आप लोग गाना कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं या कुछ अच्छा गाना होगा, अच्छा होगा, तो उसने कहा कि मैं भी आपकी रिकॉर्डिंग जाके सुनूंगा, देखूंगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। 18-19 साल का था, देखो रिकॉर्डिंग स्टूडियो मुझे भी जाना, घर से ज़्यादा दूर भी स्टूडियो नहीं था, नज़दीक में ही था, तो ठीक है आ जाना। तो ये अपना पहले चले गए, और उसके बाद बच्चा जो था जब रिकॉर्डिंग के समय होने था तब वो अपना आ रहा था, ठीक है, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गया जगजीत सिंह। और उस समय मरा जब जगजीत सिंह की उम्र मुझे लगता है 50 साल के आसपास होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मतलब इस मोड़ पे था कि अब दूसरा बच्चा चाहे तो वो भी नहीं हो सकता, 18-19 साल का बच्चा। इस सदमे से तो इतनी शौक हुई उसकी मम्मी चित्रा सिंह, वो भी सिंगर, उसने तो गाना ही छोड़ दिया। जगजीत सिंह हालांकि आज भी गा रहे हैं, अभी भी गाते हैं, उन्होंने थोड़ा दर्द को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन फिर चित्रा सिंह ने फिर उसके बाद गाना नहीं गाया। वो भी बहुत अच्छी गायक, बहुत अच्छी गायक थी, लेकिन इतना शौक लगा उसको कि फिर उसने, चित्रा सिंह ने फिर आज तक गाना नहीं गाया, गजल गाया ही नहीं आज तक। ऐसा हो जाता है, ऐसा दुनिया में, मतलब ऐसी ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। और इतने बड़े बड़े लोग जिसके पास पैसों की कोई कमी ही नहीं, सोच के देखो, जगजीत सिंह पैसे की कोई कमी नहीं, अजरुद्दीन पैसे की कोई कमी नहीं, और ऐसा सबके साथ घटना घट रही है, यानी किसी हिंदू के साथ हो रहा है, कोई मुसलमान के साथ, यानी प्रकृति में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है प्रकृति के लिए, सिख ईसाई जाट कोई, या ब्राह्मण राजपूत कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब इंसान है, सबके साथ घटना घट रही है। तो डेथ ऑफ हिज ओनली सन, यहाँ डेथ के पहले क्या होना चाहिए था, यहाँ डेथ के पहले होना चाहिए था द, डेथ के पहले क्या होना चाहिए था द, और फिर जैसे डेथ के पहले द होता है, डेथ का डी क्या हो जाता है स्मॉल, उसको क्या लिखते हैं डेथ, ऐसे द डेथ ऑफ हिज ओनली सन। अब इसमें रूल क्या लिखेंगे, तो रूल नंबर 4 क्या हो जाएगा, रूल नंबर 4 क्या होगा, द is used with an abstract, the is used with an abstract noun to make it to make it to make it particular special और डिफरेंट। तो सेम वही रूल है, सब जगह वही रूल चलता है। द अनकाउंटेबल नाउन फॉलो सिंगुलर वर्ब, ठीक है, इसकी बात हो रही थी, इसमें तो सब कुछ ठीक ही था। इसमें क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ क्या गलती था, द डेथ ऑफ हिज ओनली सन हैज शॉक्ड हिम, ए में गलती था कि यहाँ डेथ के पहले द लगना चाहिए, डेथ के पहले द लगना चाहिए था, क्योंकि यहाँ सिर्फ उसके बेटे की मौत हो रही है। तो ध्यान दो कि मौत ने किसी को नहीं बख्शा, इसमें मौत का जनरल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कह रहे उसके बेटे की मौत, उसकी जिंदगी, उसके बेटे की जिंदगी, तो फिर ये पर्टिकुलर हो गया। तो हम कह द इज यूज्ड विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि द का इस्तेमाल हम कर सकते हैं विथ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, टू मेक इट पर्टिकुलर, उसको पर्टिकुलर स्पेशल या डिफरेंट बनाने के लिए, खास बनाने के लिए। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर खास बनाना हो, अलग बनाना हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर खास बनाना हो, अलग बनाना हो, डिफरेंट बनाना हो, ठीक है, अलग बनाना हो, खास बनाना हो, डिफरेंट बनाना हो, तो उसके साथ द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खास बनाने का क्या मतलब हुआ, जैसे हार्डनेस है, तो हार्डनेस तो किसी की हो सकती है ना, अब हम कहते हैं हार्डनेस ऑफ दिस पेन, तो ये खास होगा, सिर्फ इस पेन की हार्डनेस, तो ये खास हो गया ना। या हमने कहा द हार्डनेस ऑफ दिस फिंगर, तो हार्डनेस तो सारे फिंगर में, हम सिर्फ इसकी बात करते हैं हार्डनेस ऑफ दिस फिंगर, तो पर्टिकुलर हो गया। काइंडनेस हर इंसान में हो सकता है, हमने लिखा था काइंडनेस ऑफ माय फादर, द काइंडनेस ऑफ माय फादर। या ऑनेस्टी हर इंसान में हो सकता है, हमने कहा था ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्र। कैरेक्टर हर इंसान का होता है, हम कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ राम, कैरेक्टर भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही हुआ, तो हमने कहा द कैरेक्टर ऑफ राम। तब कैरेक्टर तो हर इंसान का है, हर इंसान के पास कैरेक्टर हो सकता है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब हम कहते हैं द कैरेक्टर ऑफ राम, द कैरेक्टर ऑफ रावण, द कैरेक्टर ऑफ विभीषण,
द कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण। तो इसका मतलब जब कैरेक्टर ऑफ राम कह रहा है तो फिर राम का ही कैरेक्टर ना, राम के अलावा किसी और का कैरेक्टर नहीं। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पर्टिकुलर करते हैं, और पर्टिकुलर करने का तरीका क्या है कि ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ना किसी ऑब्जेक्ट में भी होता है, जिस ऑब्जेक्ट से उसको जोड़ दीजिए। जैसे अब डेथ है तो डेथ किसी ना किसी चीज का ही होना, तो डेथ हम डेथ ऑफ द सन, डेथ ऑफ द ट्री, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? ध्यान क्या रखना है? क्या ध्यान रखना है? एक सेकंड, कुछ आवाज सी आ रही है, एक मिनट देखिएगा। तो द का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए। द का इस्तेमाल करते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर बनाने के लिए। ठीक है, किसी और पर्टिकुलर बनाने का मतलब क्या है कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको आप क्या करें, उसको आप द से जोड़ दें। और पर्टिकुलर का मतलब हुआ कि किसी से अलग करना चाह रहे हैं, कि सुंदरता सब में है लेकिन आपने कहा द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, क्रुएल्टी सब में है, आपने कहा क्रुएल्टी ऑफ रावण, क्रुएल्टी ऑफ कंस, ऑनेस्टी सब में है, आप कह रहे द ऑनेस्टी ऑफ माई फादर, ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर हो जाएगा। जिंदगी सब में है, आपने कहा द लाइफ ऑफ माई ब्रदर, द लाइफ ऑफ माई फादर, द लाइफ ऑफ अ पाई। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने द लाइफ ऑफ अ पाई कहा, जिसमें लोग पूछे सर लाइफ ऑफ पाई में तो द नहीं लिखता है, तो वो फिल्म के नाम वगैरह में आर्टिकल हटा दिया जाता है। उसका कारण ये होता है कि नाम सुंदर लगे। ये ध्यान रखना, फिल्म वगैरह का नाम हो या बुक वगैरह का नाम हो, तो वहां जहां आर्टिकल आना चाहिए वहां से आर्टिकल हटा भी दिया जा सकता है। तो उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि अगर बिना आर्टिकल के नाम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, बिना आर्टिकल के नाम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है तो आर्टिकल हटा देता है। ये देखिए कुछ में देखिएगा आर्टिकल लगा रहता है। तो दोनों के पीछे कारण कि जो नाम आर्टिकल की वजह से थोड़ा सा और सुंदर लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, उसमें दा लगा दिया जाता है। और जो नाम थोड़ा सा आर्टिकल की वजह से भारी भरकम हो जाएगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, उसमें से दा हटा दिया जाता है। ये डिसाइड करता है फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, वो डिसाइड करता है कि नाम क्या रखा जाए कि सुनने में अच्छा लगे। तो वो लोग, उन लोग को जो अच्छा लगता है दा के साथ बोलेंगे, उसको सजेस्ट करने वाले लोग होते हैं, चलो दा के साथ बोलोगे तो सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा, तो दा के साथ यूज कर देता है। लगता है नहीं दा का इस्तेमाल करोगे थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सुनने में ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि फिल्म का नाम ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी बहुत आसानी से बोल ले, या आम आदमी को जो है बहुत वो अच्छा लगे। ठीक है, आम आदमी या तो बहुत आसानी से बोल ले, या आम आदमी को वह नाम बहुत अच्छा लगे। इसमें ये सब देखा जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है फिल्म के नाम में जहाँ दा होता भी और कहीं नहीं भी होता, तो उससे कोई डिसाइड नहीं होता। तो ये क्लियर हो गया, द इज यूज्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू मेक इट पर्टिकुलर, स्पेशल और डिफरेंट। द का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर, स्पेशल, डिफरेंट बनाने के लिए। जैसे हमने कहा लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं नॉर्मली, तो इसमें दो तरह के जवाब आते हैं। अब देखते हैं आप लोग का जवाब क्या आता है। ये क्वेश्चन पूछने पर लोग दो तरह के जवाब देते हैं, स्टूडेंट दो तरह का जवाब बोलते हैं, दो तरह का जवाब बताते हैं। अब देखते हैं कि आपका जवाब क्या आता है। लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। मीनिंग इसका हुआ कि इंसान का जीवन, मानव का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। मानव का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। देखते हैं क्या बताते हैं आप लोग। एक का जवाब आया, ममता का जवाब आया ए। ममता का जवाब है ए। ओके, और किसका क्या जवाब है? सबका मैं जवाब देख रहा हूं।
क्या कह रहे हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। ये रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है? नहीं भाई, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है ये। रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है ये भाई। रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है ये। उमर कह रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस है। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस नहीं है ये। सर दूर से देखने में कभी कभी क्या होता है, दिक्कत होती है। लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो कुछ बच्चे इसमें सी में गलती कर देते हैं। सी में क्या बता देते हैं कि अप्स एंड डाउन्स का अप एस हटा दो, अप एंड डाउन कर दो। उनको अप एंड डाउन सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स ईडियम है, ये ध्यान रखना। अप्स एंड डाउन्स ईडियम है, और इसमें एस लगा ही रहता है, इसमें एस लगा रहता है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, जिंदगी में अच्छे वक्त और बुरे वक्त, जिंदगी का अच्छा वक्त और बुरा वक्त, उसको कहते हैं उतार चढ़ाव। हिंदी में कहते हैं अच्छा वक्त और बुरा वक्त, उतार चढ़ाव, परेशानियां। अच्छा वक्त बुरा वक्त यानी परेशानियां और अच्छाइयां। तो जब हम परेशानियां और अच्छाइयां दोनों की बात करते हैं तो फिर अप एंड डाउन नहीं लिखते हैं, फिर इंग्लिश में लिखते हैं अप्स एंड डाउन्स। ध्यान देना, जब हम अच्छाइयों और बुराइयों दोनों की बात करते हैं तो हम अप एंड डाउन नहीं लिखते हैं, लिखते हैं अप्स एंड डाउन्स। तो लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, यानी कोई बोल रहा है कि लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, इसका मतलब वो गलत बोल रहा है। पर कोई बोल रहा है कि लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है, इसका मतलब वो गलत बोल रहा है, उसको इंग्लिश का नहीं पता। उसको बोलना चाहिए अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, उतार चढ़ यानी अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। तो गलती यहाँ लाइफ के पहले द लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए लाइफ के पहले द? क्योंकि यहाँ जीवन सब में होता है, जीवन पेड़ पौधों में भी है, जीवन जानवरों में है। यहां तक कि हम कहते हैं इस बैटरी की लाइफ, इस चार्जर की लाइफ, इस कैमरे की लाइफ, इस बोर्ड की लाइफ, यानी लाइफ तो कई चीजों का है, कई चीजों का। इस घड़ी की लाइफ, कहते हैं कि नहीं, हर चीज की लाइफ लाइफ करते रहते, कंप्यूटर की लाइफ, टेलीफोन की लाइफ, फोन की लाइफ करते रहते हैं हम लोग। तो लाइफ तो कई चीजों की है, उसमें से हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंसान के लाइफ की। हम पेड़ पौधों की लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम जानवरों की लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम इंसेक्ट्स की लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम फोन के लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम बैटरी के लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंसान की। तो इंसान की लाइफ क्या हो गया, सिर्फ इंसान के लिए हो गया। जबकि लाइफ तो किसी चीज की हो सकती है, लाइफ तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो किसी हर चीज की लाइफ हो सकती है। लेकिन सारे लाइफ को काट के हमने क्या कर दिया, फोकस इंसान पे कर दिया। तो ये लाइफ क्या हो गया, पर्टिकुलर। इसलिए इसके पहले क्या लगना चाहिए, द लगना चाहिए। क्लियर है? बहुतों का जवाब बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही था। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ज्यादा परेशान नहीं करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के देखिए 5 क्वालिटीज थे, आज हमने पढ़ ही लिया, 4 क्वालिटीज पढ़ ही लिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपका नाउन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नाउन चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। और मन से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। कोई भी डाउट हो तो आप उसको जरूर हमसे पूछिएगा, और डिटेल में हर चीज के रीजन के साथ मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, हर डाउट का आपको जवाब मिलेगा, कारण मिलेगा। सिर्फ आंसर बता देना मैं नहीं सिखाता, मैं हर कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूं, ताकि आप खुद से भी समझ सके। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे, कुछ भी बना दे, तो आप उसको खुद से एनालाइज कर सके। ये मेरा मकसद होता है। ठीक है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, डाउट हो तो पूछते रहिए। जय हिंद।